अगर सरकार की नजर में देखा जाए तो केवल संख्या है, लेकिन जिनके घर का कोई बंदा मरता है तो उसके लिए एक परिवार ही है। बिल्कुल। इसके लिए करना क्या है, कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घर पे बचाव कैसे करना है, भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचना भी है और अपने काम को भी करना है। पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो सबसे जरूरी चीज, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हमको ये शमशान जाने से बचा सकता है। दूसरी चीज, हॉस्पिटल जाने से बचा सकता है। और तीसरी चीज, हमको बीमार होने से भी बचा सकता है। अगर हम बात करते हैं बीमार होने से बचाने की, तो इसको कहना कि पूरी तरीके से हम बीमार नहीं होंगे तो ये गलत ही है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद में भी बीमार होने के चांसेस है, लेकिन कितनी सीरियसनेस होगी ये डिपेंड करता है। वैक्सीन लग भी रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उन्होंने जितना कोशिश की, जितनी जल्दी उन्होंने वैक्सीन लाने की, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, कंपनियां पूरी तरह प्रयास भी कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर लिया जाए, कि मृत्यु दर कम से कम हो जाए। बात करते हैं अब कोविड की। कोविड सबको एक साल में सब लोगों को पता ही हो गया है कि कोविड होता कैसे है, क्या है। इट इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक मतलब होता है कि जानवरों से फैलने वाली बीमारी, जानवरों से मनुष्यों में पाई जाती है। ये एक वायरस जो है कोरोना वायरस, ये कोरोना वेरिडी फैमिली का एक वायरस है, जिसकी वजह से कोरोना की बीमारी हो रही है। आज अपने टाइम में पिछले साल कुछ कंडीशन और थी, इस साल कंडीशन कुछ और है। पिछली साल की तुलना में देखें तो भारत में मृत्यु दर बढ़ गई है, भारत में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अगर देखा जाए एक हिसाब से, तो सिम्टम्स वाइज अगर बात करें तो पहले टाइम मानते थे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मींस कि समथिंग व्हिच इज अकर थ्रू आवर नोज। कहते हैं छींकने से, छींक दिया, कपड़े पे पड़ गया, या पार्टिकल है वो इधर से उधर फैल गए, इसकी वजह से हो रहा है। बट अब ये कहना नहीं है कि हम ड्रॉपलेट से ही हो रहा है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड अगर स्टार्ट हो गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। आज के टाइम में सिम्टम्स की बात करें तो लक्षण अलग अलग होते जा रहे हैं। कोई पेट, जैसे हमने बहुत सारे केसेस देख रखे हैं कि जिनमें बंदा केवल उल्टी लेके चला आ रहा है, केवल उसको उल्टी हो रही है, सर दर्द लेके ही आ जा रहा है, उसको दस्ती बराबर आते जा रहे हैं, पेट दर्द की समस्या ही है, जुकाम, बुखार, मायल्जिया, मायल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, या आर्थराल्जिया जोड़ों में दर्द होती है। ऐसे समस्याओं को हम हटा नहीं सकते हैं या इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट आया मेरे पास, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमने कल दही खा ली थी, दही खाने के बाद जुकाम हो गया। भैया, दही खाना जुकाम होना एक अलग बात है। आप कह दो हम शाम को नहा लिए थे जुकाम हो गया, ये भी अलग बात है। इन चीजों को आप इग्नोर मत करिए। जुकाम हो गया हमको नहाने से, जुकाम हो गया हमको दही खाने से। आपको अगर कोई लक्षण हो रहे हैं सिम्टम्स में कि आपको जुकाम, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार, आप सारी बीमारियों को कोरोना की बीमारी मानिए। कोरोना की बीमारी मान के आप अपने आप को तुरंत के तुरंत आइसोलेट करिए, जिससे और लोगों को आप बचा सके, घर के और परिवार के सदस्यों को बचाया जा सके, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में होना बहुत ही जल्दी पॉसिबल है ये। अभी कहते हैं धीरे धीरे बात शुरू हुई तो आया, कुछ पेशेंट कह रहे हैं कि हमने टाइफाइड की जांच कराई, हमको पेट दर्द हुआ, बुखार हुआ, टाइफाइड की जांच कराई, डॉक्टर साहब टाइफाइड हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आना, कोरोना होना, दोनों आपस में एक अलग अलग बात है। कोरोना एक बीमारी होती है वायरस की, टाइफाइड एक बीमारी होती है बैक्टीरिया की, जो होता है साल्मोनेला टाइफी से या पैराटाइफी से। साल्मोनेला एक बैक्टीरियल बीमारी, एक वायरल बीमारी एक साथ होना पॉसिबल नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि एक बार बैक्टीरिया का रहा, हाँ वायरस की बीमारी है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए अगर, तो बैक्टीरियल बीमारी का चांसेस एक बार माना जा सकता है। बट अगर हम सीधे सीधे कहें कि एक ही बंदे में कोरोना भी है, एक ही बंदे में डेंगू भी है, एक ही बंदे में चिकनगुनिया भी है, एक ही बंदे में टाइफाइड भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरिया डिजीज एंड कोरोना इज अ वायरल डिजीज। पॉजिटिविटी की बिडार टेस्ट के पॉजिटिव होने से आप ये नहीं कह सकते कि हमको कोरोना नहीं है। कई पेशेंट बिडार टेस्ट पॉजिटिव लेके आते हैं, टेस्ट पॉजिटिव दवा भी करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका लंग 40% 50% डैमेज हो चुका। अब हमारे पास अगर पेशेंट आता भी है तो हम भगवान तो है नहीं कि हम, हमारे पास रामबाण बूटी रखी हुई है, हमने दे दिया भैया आप खा लो और आप पूरी तरीके से क्योर हो जाओगे।
तो इसलिए समय रहते आप अपने आप को बचाइए और क्योर कीजिए कि टाइफाइड को टाइफाइड की तरह ना ट्रीट करिए, टाइफाइड को एज ए कोरोना ही ट्रीट करना शुरू कीजिए। विडाल टेस्ट पॉजिटिव आपका डेंगू में भी आ सकता है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आपका चिकनगुनिया में भी आ सकता है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आपका मलेरिया में भी आ सकता है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आपका कोरोना में भी आ सकता है। अगर एक दवा होती है सिफालोस्पोरिन्स, जिसको एंटीबायोटिक कही जाती है, अगर ये किसी बंदे को हम 10 दिन भी चला देते हैं और हम उसका विडाल टेस्ट कराते हैं तो भी पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए मेन एम है कि भैया विडाल टेस्ट के चक्कर में ना पड़िए। विडाल टेस्ट या टाइफाइड के चक्कर में पड़ के बहुत सारी जिंदगियां गंवा चुके हैं लोग, पर सर करके घर साफ। वही चीज है कि जैसे ये अगर हम 2019 या 20 की बात करते हैं, तो 2020 में लोगों को जब कोरोना के सिम्टम्स की हम बात करें तो वो थे या तो उन्हें बहुत ज्यादा फीवर था, या कई तो एसिम्टोमेटिक रहते थे बहुत वक्त तक। और जब अगर सिम्टम्स की बात करते तो लास्ट ईयर ना तो डायरिया इनके एज ए सिम्टम था, ना ही टाइफाइड एज ए सिम्टम था। पर इस साल देखा जाए तो बहुत लोगों में टाइफाइड और डायरिया सिम्टम के तौर पे दिखाई दिए हैं कोरोना पेशेंट्स में। तो ये जो हर साल दर साल इस कोरोना के सिम्टम्स का दायरा बढ़ रहा है, वो दायरा किस हिसाब से फैलता है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी वायरस होता है, हर चाहे वायरस हो या इंसान हो, उसके अंदर होती है एक एडेप्टेबिलिटी, हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन। जब भी आप ऑल आउट खरीदते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, जो पिछली साल मच्छर थे आज के साल मच्छर उस ऑल आउट के ऊपर बैठे रहते हैं, ऑल आउट चलता रहता है। वैसे ही वायरस भी होता है, वायरस अपने आप को एडाप्ट करता है और म्यूटेट करता है। वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है, जब वायरस म्यूटेट कर लेता है तो उसके अंदर म्यूटेशन के बाद में जो करेक्टर होता है वो पुराने से इस टाइम वाले से ज्यादा डेंजर होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो पिछले साल की हम बात करें तो जो वायरस था उसके सिम्टम्स थे कि भैया हमको मेनली जो सिम्टम्स हो रहे थे वो लंग्स या नोजोफारिंग्स वाले हो रहे थे, कि हमको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, माइल्जिया हुई, वायरल फीवर। लेकिन इस बार के सिम्टम्स को हम ये नहीं कह सकते कि हमको केवल लंग्स वाले सिम्टम्स ही आएंगे या हमको नाजोफारिंग्स वाले या नॉस्ट्रल वाले सिम्टम्स ही आएंगे। सिम्टम्स कहीं के भी आ सकते हैं, रूट कोई भी हो सकता है। बात करते हैं अब हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए आज के टाइम में आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं भैया, हर आदमी ऑक्सीजन की लाइन में लगा हुआ है। जो देखो ऑक्सीजन की भाग दौड़ की, हमको ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए। ऑक्सीजन ठीक है, आपको ऑक्सीजन पूरी तरीके से जरूरी है, टेस्टिंग जरूरी है। एक पेशेंट हमारे पास, उसने मुझे मैसेज व्हाट्सअप किया टेली कंसल्टेंसी पे ही, 50 रिपोर्ट भेज दिया। 50 रिपोर्ट देखने का ना टाइम मेरे पास है, ना पढ़ने का टाइम मेरे पास है। आप जितनी कारपोरेट की तरफ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपके बढ़ते जाएंगे। आज अगर अभी आप 100 में, हम 10 में से 5 पेशेंट देखेंगे तो 5 पेशेंट के HRCT हो रहा है। HRCT मतलब हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मोस्टली हर 10 में से 5 पेशेंट के सीटी स्कैन किए जा रहे हैं। हर पेशेंट का कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को एडमिट, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ट्रीटमेंट का किया जा सकता है। अगर टेस्ट की जरूरत है तो हमारे पास 3 टेस्ट की मेनली जरूरत है, जिनको हम 3C कह सकते हैं। कोरोना की टेस्टिंग, CBC की टेस्टिंग और CRP की टेस्टिंग। कोरोना के टेस्ट के लिए होता है RT-PCR, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट एंड CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी फाइट करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान हमारे बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स निकलते हैं, जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। इन साइटोकाइंस का काम होता है कि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करे और ज्यादा से ज्यादा लड़ने में मदद करे। जितने ज्यादा साइटोकिन्स बनेंगे उतनी ज्यादा हमको लड़ने में मदद मिलेगी, और यही होता है साइटोकिन स्टॉर्म। जो एक कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज द साइटोकिन स्टॉर्म। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स की जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स निकालते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स दिस लीड टू द साइटोकिन स्टॉर्म। साइटोकिन स्टॉर्म की कंडीशन पहुंचती है अगर, तभी हमको पेशेंट को एडमिट करना जरूरी होता है। जो CRP की वैल्यू होती है वो मेनली होती है 5 to 6, लेस देन 6 अगर है तो नॉर्मल है। बट अगर हमारा 20 तक भी आ जा रहा है CRP की वैल्यू, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है एकदम, क्योंकि CRP बढ़ने का मतलब ये नहीं हो रहा कि एकदम हाहाकार मच गया बॉडी में, बॉडी फट के बाहर निकल जाएगी। CRP का मतलब बढ़ने का हो गया आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन को अभी कवर अप किया जा रहा है। अगर 20 के ऊपर जा रही है CRP तो आप कोशिश करिए कि अब आपको दवा मिलनी चाहिए, दवा से आप पूरी तरीके से सही हो सकते हैं।
अगर आपको जी माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, माइल्जिया हो रही है, तो आपको पैरासीटामॉल से ही आपका बुखार सही हो सकता है। आप पैरासीटामॉल की 650 mg की टेबलेट दिन में 3 बार 4 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बात करें अगले कंडीशन की, तो हम फिर कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन गवर्नमेंट द्वारा WHO द्वारा अप्रूव कर दी गई है। एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, बट मैं सोशल साइट्स पे डोज बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसका फिर मिसयूज होगा। जी जी एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। अगर आज के समय में ज्यादातर लोग भाग रहे हैं, जो भाई हमारी नई ड्रग आई हुई है, ये रेमडेसिविर। भैया रेमडेसिविर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हर बंदे को रेमडेसिविर की जरूरत भी नहीं है। रेमडेसिविर का अगर हम रोल देखें, तो अगर इनिशियल स्टेज में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लग गया है, तो उससे कुछ चांसेस है कि आपको रिकवरी मिल जाए। इसलिए अगर रेमडेसिविर नहीं भी मिल पा रही है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि रेमडेसिविर मिल नहीं रही है तो हमारे पेशेंट की जान नहीं बच पाएगी, ऐसा हो जाएगा। पैनिक मत होइए। हमारे पास जो सबसे अच्छी दवा या सबसे अच्छा इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में जी डेक्सामेथासोन भी होती है। कुछ दवाइयों के नाम मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करिए एक बार देखने की। डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। आप अगर सर इन उसी दवाइयों को तुरंत जी सर, जी अगर अगर हम जो मेरा एक सवाल था इस पे कि अगर कोई इंसान फॉर अ बेटर रिकवरी ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड लेता है, जी तो क्या वो स्टेरॉइड उसके पोस्ट रिकवरी के अंदर जो है उसे अफेक्ट करेगी उसकी बॉडी को? जी अफेक्ट करेगी। अगर हम डोज एंड ड्यूरेशन उसका डिसाइड नहीं किया गया है, जो स्टेरॉइड की डोज होती है, वो डोज और ड्यूरेशन दोनों बहुत ही मेन एम रखती है। अगर हम अभी बात कर लेते हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हम ये बात करने वाले थे, बट हम अभी जी बता दे रहे हैं कि जो स्टेरॉइड दी जाती है, स्टेरॉइड देने के बाद में इन्फ्लेमेशन तो कम होगा, बट बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम हम्म कंपनसेट करते हैं कैल्शियम दे करके। बॉडी में एक चीज होती है मैग्नीशियम, जो हम अभी बात करेंगे। बॉडी जब पेशेंट पोस्ट कोविड रिकवरी करता है, तो उसमें ज्यादातर से सिम्टम्स आते हैं कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द। तो अगर देखा जाए तो आज प्रोवाइड की जा रही है ड्रग मेनली जिंक। हम्म डॉक्टर लोग जिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंड कुछ एंटीपायरेटिक्स जो कॉलपॉल आती है या पैरासीटामॉल आती है। बट पैरासिटामोल। सबसे मेन रोल अगर हम माइल्जिया के केस में देखें, तो मैग्नीशियम का बहुत मेन रोल है। मैग्नीशियम पेशेंट को देना जरूरी है। पोस्ट रिकवरी फेज में मैग्नीशियम इज द मेन इंडिकेटर और मेन रोल इसका है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अभी हम बात कर ले रहे हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट में हम स्टेरॉइड चलाते हैं, जी स्टेरॉइड की डोज अगर आप चला रहे हैं, तो आपको अगर हाई डोज से आपने स्टार्ट किया है, तो एक साथ ना तो उसको बंद करना है, हम्म धीरे धीरे डोज टैपर करनी है। पहले हाई डोज, आप उसके मीडियम डोज में, फिर लोअर डोज में जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज, अगर स्टेरॉइड दिए हैं, तो एक चीज होती है म्यूकर माइकोसिस। माइकोसिस कंटेजिनस नहीं होता है। माइकोसिस अगर डायबिटिक है, तो वो प्रो होता है म्यूकर माइकोसिस के लिए। अगर जी सर, बंदे को स्टेरॉइड चलाई गई है, तो वो म्यूकर माइकोसिस के लिए, बट ये कंटेजियस नहीं है। तो इसका कॉजिंग जो है वो स्टेरॉइड है। मेनली स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, क्योंकि जितनी स्टेरॉइड दी जाएगी, कहते हैं कि स्टेरॉइड दी जाती हैं, स्टेरॉइड एक तरफ तो हमारे रामबाण का काम करता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दूसरी तरफ ये क्या जी काम करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करना शुरू करता है। ये और भी काजिक जी एजेंट है, बट इस समय कोविड में स्टेरॉइड मेन काजिक फैक्टर है। इसकी वजह से होता है। जो इसका ट्रीटमेंट है या जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो एम्फोटेरिसिन बी है, पोसाकोनाजोल भी है, और भी WHO ने इसके लिए ड्रग रखी है, बट मेनली दो ही ड्रग यूज कर रहे हैं हम, एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनाजोल। सर, मेरा एक सवाल है कि जो जी भारत में पैंडेमिक शुरू हुआ था फरवरी 2020 में, तो तब लोगों ने वास्तविक जीवन में अपने मास्क को उतारा था, और उस समय जी जो थे वो सर्जिकल मास्क थे। धीरे धीरे चलन कपड़े के मास्क की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मेरा ये सवाल, किसी नहीं जब कपड़े के मास्क प्रमोट किए गए, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में कौन सा मास्क, कितने मास्क, और इन अलग तरीका आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, मास्क की बात करें तो हर मास्क को बनाने के लिए बनाया भी जा रहा है। हर मास्क के अपने अपने इफेक्ट भी होते हैं। जो सर्जिकल मास्क होते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। अगर वायरस का साइज हम देखें, तो वायरस नैनोमीटर में होता है। जो
मास्क बनाए जाते हैं, उनकी जो लेयर होती है, 3 लेयरिंग होती है अगर, तो एक लेयर हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि पानी से वो चिपकेगी नहीं, पानी से दूर रहेगी। जी जितना पानी से दूर रहेगी उतने ज्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, जितना कम मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा वायरस से वो अनइफेक्टेड रहेगी, उतने ज्यादा वायरस से उसके चिपकने के चांसेस कम होंगे। तो जितने सर्जिकल मास्क हैं, कपड़े के मास्क को अगर देखिए, अगर सही से हम देखें तो कपड़े के मास्क पे आप पानी डाल के देखिए एक बार, जी आप एक बार सर्जिकल मास्क में पानी डाल के देखिए, कपड़े के मास्क से पानी पूरा पूरा निकल जाता है एक बार में। सर्जिकल मास्क से पानी निकलता नहीं है, सर्जिकल मास्क में अगर डालेंगे तो कुछ ही पानी निकलेगा, ज्यादातर पानी उसके एक पार से दूसरे पार नहीं जाएगा। तो जी मास्क इज बेटर सर्जिकल मास्क। अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो जो सर्जिकल मास्क होता है, एक मास्क उसको आप नीचे लगा लीजिए, कपड़े का मास्क आप उसके ऊपर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है डबल मास्क से। बट कुछ केसेस बता रहे हैं, कुछ पेशेंट बता रहे हैं कि उनको सांस फूलने लगती है मास्क लगाए लगाए। भैया दिक्कत सबको होती है मास्क से, आप कोई दवा खाना नहीं चाहता बट खाना पड़ता है। जी सर। और मास्क लगाने का सबसे सही तरीका एक होता है, एक व्हाट्सएप पे हमने एक फोटो लिखा हुआ था, हनु मास्क का। भैया आप जब लो मास्क, और सारा मास्क आप यहाँ लगा के रखे हो दाढ़ी के नीचे, तो जी मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपकी एरिया माउथ और नोज की एरिया कवर नहीं होगी तब तक उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। आप बार बार मास्क को टच कर रहे हो, मुंह पे ले जा रहे हो, उसी हाथ से आप खाना भी खा रहे हो, उसी हाथ से आप छू भी रहे हो। इसीलिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, इसीलिए मास्क, इसीलिए हाथ धोने की बार बार व्यवस्था की गई है कि हाथ धोइए, मास्क को बार बार टच मत करिए, सैनिटाइज करिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन दूर रहे, पास आने की कोशिश ना रहे। जी सर। और मतलब सर, जब अगर मास्क की बात की गई है तो मास्क का जो बेसिक लॉजिक था, जो अभी हमने देखा कि जैसे पेंडेमिक के 1.5 साल बाद हमें ये जानने को मिलता है कि वायरस एयरब्रोन है, यानी हवा में रह पा रहा है और हवा के जरिए फैल रहा है। तो आम जनता जो कि इस 1.5 साल के अंतराल में दोबारा अपने घरों में कैद हो गई है, जी। सिर्फ जरूरी और जरूरत के सामानों के लिए घर से बाहर निकलती है, और क्या अब उनके लिए घर की खिड़की दरवाजे खोलना भी नासूर हो गया है जब से ये बात हुई है कि ये एयरब्रोन है? तो वायरस अंदर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपने अगर पूरी मैकेनिज्म कर रखी है, आपने सैनिटाइजेशन कर रखा है, आपने रूम को वेंटिलेट कर रखा है, तो बाहर की हवा अगर अंदर नहीं आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन, तो वायरस से इतना ज्यादा इफेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ने वाला। पर सर, एयरब्रोन होने से क्या वाकई में एयरब्रोन वायरस का इतना ज्यादा घातक है हमारे लिए कि मतलब हमें बाहर निकलना या खुली सांस में अगर की? अगर अगर क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि पिछले साल के लॉकडाउन से आज के लॉकडाउन में अगर इफेक्ट देखें तो हर बंदा बहुत ज्यादा निश्चिंत हो चुका था। जी हर बंदा अपने आप में पूरी तरीके से हो चुका था कि भैया मरना है तो मर जाएंगे, हाँ ठीक है, जिसको जब मरना होगा मर जाएगा। ठीक, सबके दिमाग में पूरी तरीके से ये बात बैठ चुकी थी। लॉकडाउन लगाना ही एक मेन एम नहीं कि लॉकडाउन से ही हम वायरस को बचा सकते हैं, लॉकडाउन से ही हम स्प्रेड को बचाएंगे। जब तक हम अपने आप से स्प्रेड को नहीं बचाएंगे, लॉकडाउन नॉट अ मेन रोल कि हम वायरस के स्प्रेड को या वायरस से के कम्युनिकेशन को या वायरस से हम बच सकते हैं। खुद को बचाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा हो सके खुद को बचाइए, अपने इम्यूनिटी बूस्टर लीजिए, क्योंकि इस टाइम में अगर हम देखते हैं प्रेग्नेंट लेडी है या हमारे घर में बुढ़े माँ बाप हैं या बच्चा है, उनकी इम्यूनिटी मोस्टली कमजोर होती है। हमारे नौजवान है या युवा जी पीढ़ी है, उनके अंदर तो तभी इम्यूनिटी है, वो वायरस से लड़ भी सकते हैं, रिकवरी भी अच्छी हो रही। बट अगर बुढ़ों में है, खास करके डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, जिनकी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है, जिनका शुगर लेवल 300 400 500 के ऊपर जा रहा है, जिनको एमआई के अटैक्स आ चुके हैं, उनके लिए तो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इससे बचाना, अगर एक बार हाइपर शुगर बढ़ गया, वायरस से एक बार अटैक कर गया, तो वायरस, कोरोना वायरस से देखें, अटैक होने के बाद में हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जी इंसुलिन की हमको हाई डोज देनी पड़ जाती है। जी सर। जी। सर, मेरा सवाल ये है कि एयरब्रोन जो हम ये कह रहे हैं कि अभी हुआ है वायरस, या वायरस हमेशा से ही एयरब्रोन था? नहीं, वायरस कई तरीके के होते हैं, एयरबोर्न वायरस भी होते हैं, ड्रॉपलेट वायरस भी होते हैं। जी वायरस की अगर अलग अलग हम कैटेगराइज करें तो वायरस की अलग अलग उनकी डिफिनीशन है। और वायरस, कुछ वायरस होते हैं जो एयरबोर्न होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो ड्रॉपलेट होते हैं। कोरोना वायरस की बात करें, स्टडी चल रही है, कह रहे हैं कि पिछले साल तक ड्रॉपलेट ही था, इस साल जब जी कम्युनिटी स्प्रेड हुआ
तो बात आ गई कि अब एयरबॉर्न हो गया है। अभी भी स्टडी चल रही है, आगे क्या होता है फिर उस पर डिस्कस करेंगे। जी सर। पर जैसे सर एक और पॉइंट था जो कि जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस में लोगों के शुरुआती 5 से 6 दिन तक वो एसिम्टोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं, उनका जी आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आता है। पर वहीं जी 7 से 15 दिन के पीरियड में सीवियर सिम्टोमेटिक बिहेवियर वो शो करते हैं। ये वायरस वाकई में इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो जी आरटीपीसीआर के डिटेक्शन में आ ही नहीं पा रहा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें आरटीपीसीआर टेस्ट की, और दूसरा आपने कहा कि शुरुआती दौर में ये वायरस एसिम्प्टोमेटिक होता है, और बाद जी के ड्यूरेशन में या बाद के टाइम में ये वायरस ज्यादा लीथल हो जाता है। शुरुआत जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसके लिए एक चीज होती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी वायरस हमारे बॉडी में गया, उसके बाद में उसका सिम्टम्स आया, जो वायरस के एंट्री करने से सिम्टम्स आने का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर किसी वायरस जी का इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन होता है, किसी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज होता है, किसी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज होता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी पिछले साल में कि 14 दिन का आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाएगा, मान के ये चला गया कि 14 दिन इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर इस ड्यूरेशन में हम आइसोलेट कर देंगे या क्वारंटीन कर देंगे तो इन्फेक्टिविटी के चांसेस कम हो जाएंगे, एक से दूसरे में इन्फेक्टिविटी कम होगी। वही जी चीज इसमें होती है कि आज हमको किसी वायरस कोविड हमको हुआ तो आज के 4 से 5 दिन बाद सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि जो ये ड्यूरेशन है, आज सिम्टम्स नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमको अगले टाइम सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। सिम्टम्स आएंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड में अगर आज वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इसके 4 से 5 दिन बाद ही सिम्टम्स आएंगे। अब वायरस हुआ, वायरस अपना रेप्लिकेशन शुरू करता है। वायरस जितना रेप्लिकेशन शुरू करेगा उतना वायरस का लोड बढ़ेगा बॉडी पे। जितना वायरस रेप्लिकेट करेगा उतना ज्यादा वायरस का लोड बढ़ेगा बॉडी में। जब वायरस का लोड ज्यादा हो जाएगा, सिम्टम्स आने के चांसेस उसी टाइम ड्यूरेशन में होंगे। तो मोस्टली जो हम 4 से 5 दिन का ड्यूरेशन देखते हैं, उस समय वायरस का लोड उतना होता नहीं है सिम्टम्स आने का। जैसे जैसे वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ता है वैसे वैसे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। फीवर, जो मैंने पहले बताया आपको कि साइटोकिन्स निकलते हैं, जितना वायरस रेप्लिकेट करेगा उतने ज्यादा साइटोकिन्स निकलेंगे, फीवर आना शुरू होगा। फीवर सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि अब हमारी बॉडी लड़ना शुरू कर दी है वायरस से, ओके। एंटीबॉडी बनाने की कोशिश कर रही है बट बन नहीं पा रही है। फीवर आना शुरू होगा, माइल्जिया, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा, आर्थ्राल्जिया, बंदा कहेगा हड्डियों में दर्द होना शुरू होगा, या जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो आज मिल रहे हैं कि डायरिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज पेट दर्द के साथ आ रहे हैं या हेडेक के साथ आ रहे हैं। जी अब इस ड्यूरेशन में हम अगर टेस्ट कराएंगे, अगर हम शुरुआत के 5 दिन से पहले टेस्ट करा लेंगे तो चांसेस है कि आरटीपीसीआर हमारा निगेटिव ही आए, क्योंकि उस समय जी हमारे पास वायरस इतना लोड नहीं है। जो वायरस के लिए आरटीपीसीआर करते भी हैं, हम न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किए पीसीआर में, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का टेस्ट जो करते हैं, डीएनए टेस्टिंग हमने की, उस ड्यूरेशन में वो पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि वायरस का लोड उतना नहीं है। जब हम बाद के ड्यूरेशन में कराए, वायरस का लोड तभी मिलता है। दूसरी चीज, अगर आरटीपीसीआर की बात करते हैं तो आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें तो 3 फैक्टर्स वो होते हैं, एक होता है प्री एनालिटिकल, दूसरा होता है एनालिटिकल, तीसरा होता है पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल का मतलब हुआ कि हमने सैंपलिंग जो कर रहा है, सैंपल निकालने वाला बंदे के सैंपलिंग की टेक्निक क्या है, सैंपल कैसे वो निकाल रहा है, जिस वो वायल है उसमें सैंपल रखा कैसे जा रहा है, और सैंपल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। अगर ये प्रॉपर ढंग से नहीं किया जा रहा है, सैंपल की प्रोसेसिंग, सैंपल का ट्रांसपोर्ट, सैंपल की मेंटेनेंस एंड सैंपलिंग, तो जी सर। चांसेस है कि हमारा रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। दूसरा होता है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज जो हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, कैसे टेस्ट लगाया गया, हमारी किट कैसी है, किट एक्सपायर तो नहीं है, या ब्रांड टू ब्रांड किट भी डिफर करती है। पोस्ट एनालिटिकल फेज में रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग होती है, टाइपिंग एरर या जी डाटा एरर हो सकती है। प्री एनालिटिकल में मोस्टली क्लरिकल एरर होती है कि डाटा एंट्री में हमने दूसरे का पेशेंट दूसरा एंटर, तीसरा पेशेंट, तो ऐसा होने के चांसेस प्री एनालिटिकल में ज्यादा होते हैं, जो मिलते भी हैं।
तो इसलिए आरटीपीसीआर की निगेटिविटी पॉजिटिविटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आरटीपीसीआर अगर निगेटिव आ रहा है तो भी ये नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है। अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आया तो भी आप सीआरपी जो हम कहे बात किए, सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, आप सीआरपी कराइए। अगर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बढ़े हुए हैं, सीआरपी बढ़ा हुआ है, तब भी आपको कोविड मान के ही ट्रीट किया जाएगा। अगर सीआरपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, डी डाइमर एक टेस्ट होता है। डी डाइमर का मतलब हमारी बॉडी कितना ब्लड कोगुलेट करना शुरू कर दी, थक्का बनना कितना शुरू हो गया। अगर ये भी बढ़ा हुआ है तो हम जाएंगे कि अब सीटी स्कैन में देखेंगे कि हमारा कितने लंग का पार्ट इन्फेक्ट हुआ है। लंग के अलग अलग पार्ट है, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, जिस पार्ट में इन्फेक्शन है वो कितना है। उसके लिए हम एक स्कोरिंग करते हैं, कोराइड्स स्कोरिंग। जी, कोविड रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन ग्रुप है, उसकी स्कोरिंग होती है। अगर ये लेस देन 8 आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी क्राइटेरिया है कि ये माइल्ड ही है। आप अपनी रिपोर्ट में देखिए, अगर कोराइड्स स्कोर 8 से कम है तो आप एकदम परेशान मत होइए। आपकी माइल्ड सिम्टम्स ही है, माइल्ड इन्फेक्शन है, तो जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। तो आरटीपीसीआर निगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात की हमने, या सिम्टम और एसिम्टोमेटिक इंक्यूबेशन पीरियड्स में आ जाएगा। जी सर। और सर एक जो चीज है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आज की तारीख में नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ में कहीं ना कहीं जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, वो भी बढ़ रही है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि कई लोगों को मेंटली बहुत अफेक्ट करती है और बहुत जी, सारे इमोशनल ब्रेकडाउन देती है, और उनकी जो होप्स है वो खत्म होती है। तो क्या मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने अपने पेशेंट्स में देखी, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनसे दूरी बनाए रखें, ऐसी वो जी। क्या चीज है? आज के आज के टाइम में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ है। एक तो ऑक्सीजन की देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन के बीच में बार बार लाइन लगी। जो एक भेड़ चाल हमारे देश में शुरू हो चुकी है रेमडेसिविर की, जी हर बंदा रेमडेसिविर के पीछे भाग रहा है। क्यों भैया? रेमडेसिविर, बार बार रेमडेसिविर, रेमडेसिविर नहीं लगेगा तो आप मर नहीं जाओगे। रेमडेसिविर इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर रेमडेसिविर का रोल भी देखा जाए तो रेमडेसिविर इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी आज के टाइम में उसकी भाग दौड़। आप रेमडेसिविर की जगह एक स्टेरॉइड लगवाइए। आप हॉस्पिटल जाने से कतराने लगे हैं लोग। लोगों के मन में एक मिथ बैठ चुका है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो मर जाएंगे। हॉस्पिटल में अ, कोशिश की जाती है, क्योंकि कारपोरेट है ही है, वहां पे टेस्टिंग होगी, हर चीज है, माना जा रहा है। बट आप एक इस मिसकंसेप्शन को मत पालिए, क्योंकि आपको अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 के बिलो जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। या तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, आप अपने घर पे अगर ऑक्सीजन लगा सकते हैं ऑक्सीजन लगाइए। दूसरी तीसरी चीज, दवाइयों के साइड इफेक्ट। लोगों के मन में एक धारणा बैठ चुकी है कि एलोपैथिक दवाइयों से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी आप एक क्वेश्चन था, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की दवा से साइड इफेक्ट्स आते हैं, नो डाउट। बट स्टेरॉइड की दवा चलाने से साइड इफेक्ट से पहले हमको जो इन्फ्लामेशन है उसको रोकना है, उसकी वजह से मौत हो सकती है। जी जो या और दवाइयां एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स हैं या कालपॉल है, हाई डोज कालपॉल लीवर डैमेज करता ही है। तो हाई डोज कालपॉल ना देके उसको ड्यूरेशन आप डिसाइड करिए कि इतने ड्यूरेशन तक देनी है। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट या आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, आप एक बार उससे कंसल्ट कर लीजिए। कंसल्ट करके आप प्रोटोकॉल मंगाइए कि क्या चल रहा है, आप दवा लीजिए, सारे मिथ दूर हो जाएंगे। अगर लगता है कि नहीं अब ऑक्सीजन की जरूरत है, आप ऑक्सीजन दीजिए। ऑक्सीजन लेना भी अगर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना। देयर आर फ्यू आप क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक ऑक्सीजन सर, कि पहला सवाल लिखा है कि ऑक्सीजन लेवल कहाँ तक ठीक माना जाता है, और लेवल से कम होने पर क्या नेचुरल वर्क करना चाहिए? जी, ऑक्सीजन अगर हम माने तो हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन ले रही है ये 21% ऑक्सीजन ले रही है, जो नेचुरल ऑक्सीजन है। जी जो हमें ऑक्सीजन दी जा रही है हॉस्पिटल्स में, दिस इज द 100% ऑक्सीजन। जी 100% ऑक्सीजन अगर होती है तो ज्यादा दिन तक हम ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादा एक्सेस। मात्रा नुकसान ही करेगी, एक्सेस जी मात्रा नुकसान ही करेगी। तो ऑक्सीजन का भी अपनी टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, ऑक्सीजन, क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू मानी जाए। ऑक्सीजन 99, 99, 97 जो नॉर्मल होती है, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर
इस चाहे इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में, एक मेरे पास मैसेज आया था एक पेशेंट का कि डॉक्टर साहब हम अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं इंडेक्स फिंगर में तो दूसरा बताता है, मिडिल फिंगर में लगाते हैं तो दूसरा, और जब रिंग फिंगर में लगाते हैं तो दूसरी वैल्यू बताता है। भैया ये खुराफात तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। पेशेंट के दिमाग में खुराफात आने की तो मतलब ही नहीं है कि ऑक्सीजन तीनों उंगली में अलग अलग क्या बता रहा है। ऑक्सीजन अगर अलग अलग बता रहा है तो आपके हाथ की पोजीशन क्या है, कैसे आपने अपने हाथ को रखा है, स्टेबल हाथ है या नहीं है, आप लेट के उसको कर रहे हैं या आप हिला हिला का कर रहे हैं, उंगली में आपके नेल पॉलिश लगी है कि नहीं लगी है। हो सकता है खास करके नेल पॉलिश के साथ लगाएंगे तो आप सैचुरेशन गड़बड़ बताएगा, या आपका हाथ वेट है, अगर मॉइस्चर है हाथ में तो आपकी वैल्यू नॉर्मल नहीं आएगी। नॉर्मल वैल्यू अगर बात करें तो जो पब्लिकेशंस में आ रहे हैं या हॉस्पिटल से ले रहे हैं 94 ले रहे हैं, बट इन माय व्यू अगर मैं कहूंगा आप 90 तक भी आ जाए तब भी आपको घबराने की बात नहीं है। 90 ऑक्सीजन सैचुरेशन पे भी आपको घबराना नहीं है। नेचुरली अगर आपको क्या करना है, आपको अपने घर में एक मेथड है प्रोन मेथड, प्रोनिंग एक्सरसाइज। प्रोनिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, एक पिलो आपने मत्थे पे लगाइए, एक पेट के बल लेट जाइए सीधे, मत्थे के बल एक तकिया लगाइए, दो तकिया आप स्टमक के नीचे और एक तकिया आप पैर के नीचे। अगर आप लगाएंगे पेट के बल, आपका ऑक्सीजन लेवल नेचुरली आपका 94 95 तक पहुंच जाएगा। सर इस पूरी कन्वर्जेशन के बीच में एक शब्द था जो कि बार बार आ रहा था, जिसका नाम है म्यूटेशन। जी हमें से कई लोग इससे वाकिफ हैं, और पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इसको लेके मिसकंसेप्शन में हैं, जैसे कि B.1.167 खतरनाक है या 1.1.168 खतरनाक है, डबल म्यूटेशन खतरनाक है, ट्रिपल म्यूटेशन खतरनाक है। साथ ही अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भी ये मिसकंसेप्शन है कि यह, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी म्यूटेशन वाले वायरस से बचा जा सकता है या नहीं, या वैक्सीनेशन से बचाव हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि हाल ही में ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें लोग या तो वैक्सीनेशन की वजह से या वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस की वजह से जान गंवा रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीन, चाहे चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनी, चाहे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, रेबीज की वैक्सीन बनी या पोलियो की वैक्सीन बनी, किसी भी वैक्सीन की 100% इफिकेसी नहीं होती है। अगर हम ये कहें कि ये वैक्सीन लगा के हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है। हर वैक्सीन की अपनी पोटेंसी होती है कि हमने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन अगर लगी हुई है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है, चांसेस है कि हमको जो इन्फेक्शन हुआ, इतना इन्फेक्शन ना हो कि हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, या इन्फेक्शन ना ही हो, या इन्फेक्शन कम से कम हो। अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। मरने वाले की बात की जाए अगर, तो कुछ चीजें होती हैं जो कोमार्बिड कंडीशन होती है। कोमार्बिड कंडीशन मतलब क्रोनिक इलनेसेस, जैसे डायबिटिक के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, या जिनमें वायरल लोड ज्यादा हो गया, या जिनमें डैमेज ज्यादा, साइटोकिन स्टॉर्म ज्यादा हो गई, उनमें अगर हम देखेंगे तो डेथ रेट उनमें है, नो डाउट। बट अगर आप एक व्यू को देख रहे हैं कि डेथ रेट को, आप उतने देखिए कि कितने बच रहे हैं, कितनी ज्यादा। अगर डाटा निकाला जाए तो वैक्सीन के बाद में बचने वालों की संख्या ज्यादा है, डेथ रेट कम है। बट अगर हमारे पास न्यूज आती है तो हमारे पास जो न्यूज आ रही है वो हमारे किसी आसपास पड़ोसी की न्यूज आती है कि भैया 4 लोग यहाँ मर गए, 2 लोग वहां मर गए, हम उन्हीं 6 लोगों में से काउंट करते हैं। अगर आप ओवरऑल काउंट करेंगे वैक्सीनेशन से तो मृत्यु दर कम है। वैक्सीनेशन से मृत्यु दर कम होगी, वैक्सीनेशन इसीलिए लगाई ही जा रही है। कम से कम को हॉस्पिटलाइज वैक्सीन मैं भी ले चुका हूँ, मुझे भी कोविड वैक्सीन के बाद में हुआ, बट रिकवरी मेरी बहुत तेज हुई। जी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, जिन्होंने दोनों डोज ली हुई है, उसको भी कोविड हुआ, बट उसके बाद में उसकी रिकवरी और फास्ट हो गई। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे जो वैक्सीनेशन हो रहा है जी और जिस हिसाब से नंबर केसेस हैं, इससे सबके बीच एक टर्म है जो लोगों के बीच में सबसे ज्यादा इतने ज्यादा केसेस देखने की वजह से आ रही है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। कुछ लोग कहते हैं कि 6% पॉपुलेशन के अफेक्ट होने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, कुछ लोग कहते हैं 8% पॉपुलेशन के। तो वैक्सीनेशन को भी लोग इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो इस सब के पीछे आखिर सही खबर क्या है? क्या कभी हर्ड इम्यूनिटी आ पाएगी म्यूटेशन को देखते हुए, या
उससे पहले टोटल इफेक्ट होने की जो अप्रोक्स नंबर है वो क्या हो सकता है? हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, पहले हम इस पे बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि जब एक इन्फेक्शन हुआ, उससे दूसरे को इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हुई। अगर हम जहाँ गांव में हमने कैंप लगा के जो देखे केसेस, उनमें मोस्टली अगर हम बात करें कि 10 में से 8 बंदे को फीवर और कोल्ड के साथ आ रहा है। हमने उसको पैरासीटामॉल दिया, उसका फीवर 98.6, 99, 98.6, 99 आ गया। अब हम उसको कहें कि आपको वैक्सीन, वो बंदा कहे वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। हर्ड इम्यूनिटी आने का मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीनेशन से दूर रहें। हर्ड जी इम्यूनिटी अगर आपके पास आ भी गई, तब भी आपको वैक्सीन उतनी ही कारगर है और उतनी ही जरूरी है जितनी हर्ड इम्यूनिटी के बाद में। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द वैक्सीनेशन। जी वैक्सीनेशन का रोल होता है कि आपके अंदर टी मेमोरी सेल्स कितनी बन रही हैं, और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर जो एंटीबॉडी बनी है, एंटीबॉडी कितनी बनी है। और वैक्सीनेशन से मेमोरी सेल्स का काम होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और एंटीबॉडी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी नो डाउट, बट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और जो हमारे मेमोरी सेल्स होंगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होंगी। इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है और लगवाना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर, एक तो सवाल आए हैं लोगों से, जिसमें जी से पहला है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है, जीवन शैली भी सामान्य है, 10 दिन पहले लूज मोशन व फीवर था, अब एकदम ठीक है, पर ब्लड जांच कराने कराने पर सीआरपी 25 आई है, इस पर और पर क्या, और जो उम्र बताई गई है वो 19 है और हीमोग्लोबिन 9 है। तो ये उनका सवाल है। तो उन्होंने जो भी ये स्पेसिफिकेशन बताई है। हीमोग्लोबिन कितना, हीमोग्लोबिन कितना है? 9 एक सर। एक बार हीमोग्लोबिन पे आप। 9। जी अगर हम बात करें ये फीमेल कैंडिडेट है, खास करके अगर ये फीमेल कैंडिडेट है, हीमोग्लोबिन 9 है, आरटीपीसीआर निगेटिव है, 10 दिन के बाद भी सिम्टम्स भी रिकवरी हो चुके हैं, सीआरपी बढ़ा हुआ है। सीआरपी बढ़े होने का मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हमने पहले बात की, इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स बढ़े हुए हैं। सीआरपी बढ़ने का मतलब यही। अब हम बात करते हैं सीआरपी बढ़ने के काजेज की, अगर तो सीआरपी बढ़ने के काजेज हो सकता है इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से सीआरपी बढ़ रहा है। सीआरपी अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ रहा है तो आपको स्टेरॉयड भी देनी पड़ सकती है, एंटीबॉडी भी देनी पड़ सकती है, बट ओवरऑल हमें ये रूल आउट करना होगा कि इट इज ड्यू टू द कोविड और एनी अदर रीजन। ये कोविड की वजह से है या किसी दूसरे काज की वजह से। अगर ये दूसरे काज की वजह से तो पहले उस कॉज को ट्रीट करना होगा। अगर कोविड की वजह से है तो हम ओवरऑल कोविड को मान के कोविड का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। जी सर। But the thing is, the COVID-19 is tested positive, but there is no जी, symptoms. Will the virus spread from one? बहुत ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर ये वायरल लोड आपका साइकिल थ्रेशोल्ड 34 के ऊपर है, 35, 36, तो आपसे दूसरे को इन्फेक्टिविटी होने के चांसेस कम है। तो फर्स्टली आप अपने लैब से बेझिझक पूछिए कि आपकी सिटी वैल्यू क्या है। अगर सिटी वैल्यू पता चल जाएगी, उससे ही आप क्लियर कट कर पाएंगे कि आपकी इन्फेक्टिविटी है या नहीं है। Sir, what is the range of city value? Like from सिटी वैल्यू 30, एक क्राइटेरिया उसके लिए लेते हैं 34। जी 34 से कम या 34 के ऊपर। 34 से कम है तो आपसे दूसरे में इन्फेक्टिविटी होगी, 34 से ज्यादा है तो नहीं होगी। there is one more question, sir. Which vaccine is more effective? देखिए, दो बात करें अगर वैक्सीन की, दो है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन भी है। एक अभी नई आई है, स्पुतनिक भी है। अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें, फर्स्टली जब वैक्सीन बनी थी तो क्राइटेरिया रखी गई थी कि 4 हफ्ते पे लगाई जाए वैक्सीन। जी फिर आया, मीटिंग हुई डब्ल्यूएचओ की, आपस में जो भी हुआ निर्णय, उसके बाद में आया कि 6 वीक पे लगाई जाए। अब नया रूल आया है कि 8 वीक पे लगाई जाए। आप किसी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने से दूसरी डोज का ड्यूरेशन अगर बढ़ाते हैं तो उस वैक्सीन की इफिकेसी उतनी ज्यादा होती है, काम करने की पावर उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए जो कोवैक्सीन लगाई जा रही है वो 4 हफ्ते पे लगाई जा रही है, कोविशील्ड 6 से 8 हफ्ते। बट अगर देखा जाए, जितना आप ड्यूरेशन बढ़ा के लगाएंगे, 8 हफ्ते लगाएंगे, क्योंकि जो अगर हम देखें यूएस की पॉलिसी देखें, अमेरिका की देखें, तो वो 8 हफ्ते ही लेके चल रहे हैं। उनके यहाँ वैक्सीन 8 हफ्ते पे ही लगाई जा रही है। जितना आप ज्यादा ड्यूरेशन आप बढ़ा देंगे 4 से 8 हफ्ते तक का,
उतनी ज्यादा वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाएगी। जी दोनों बराबर काम कर रही हैं, दोनों में नो डाउट कोई अंतर है। ठीक है सर। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है जो कि थोड़ा पर्सनल हो सकता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है लाइफ मिसस्पेंट इन 1918। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, तो जो लोग वापस आए थे जिसकी वजह से जी स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं, उसमें जब ये पहली बार ये वायरस देखा गया था तो जो एक कंडीशन आई थी, जब पोएट एनिराला उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि गंगा लाशों से भरी हुई है। और 1918 के जी बाद 2021 में आज हम खड़े हैं, और 2021 में भी हम उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहाँ गंगा में लाशें बहाई जा रही है। तो इस 100 जी साल के एडवांसमेंट के बाद में जब हम चांद पर जाने की और चांद और मार्स पर रहने की बातें करते हैं, तो क्या इस तरह की परिस्थितियों में 100 साल में मेडिकल पाना और 100 साल बाद उन्हीं घटनाओं को दोबारा दोहराया जाना किस तरह की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हम वाकई में कहाँ फेल हुए। हम अपने जूनियर्स की बात करें या रेजिडेंट की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें या फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करें, चाहे डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या हमारे इंजीनियर्स हो या हमारी युवा पीढ़ी हो, मीडिया हो, सबने पूरा जोड़ तोड़ से काम किया। बात आई कहाँ पे कि आप किसी भी, जब एक साथ में एक अनार है बीमार 100 है। जी जब हमारे पास में पिछले साल की कंडीशन देखे तो जो पेशेंट आ रहे थे उनमें मोस्टली एडमिट होने वाले, भैया रेमडेसिविर लगवाओ, ऑक्सीजन जाओ और उसके बाद में बेड फ्लो। जब दिमाग में ये चीज बैठ गई कि जिनको ऑक्सीजन मिल रहा है वो कोई घर में अपने 50 सिलेंडर रखे रह रहा है, कोई घर में अपने रेमडेसिविर 50। भैया आपको पता नहीं है कि रेमडेसिविर आप लेके मरने का प्लान आपने पूरा बना लिया कि हम मरने वाले हैं, रेमडेसिविर लगवा लेंगे। ऑक्सीजन पे आप चढ़ने वाले हो नहीं, उसके पहले ही अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली। जिनको जरूरत है पहले आप उनको दीजिए ऑक्सीजन, जिनको मेडिसिन की जरूरत है पहले आप उनको मेडिसिन दीजिए। मैं जहां देख रहा हूँ, अगर गांव की बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम में कालपाल पैरासीटामॉल की टेबलेट मिलना मुश्किल हो गई है कि पैरासीटामॉल की टेबलेट्स नहीं मिल पा रही है। अगर इस लेवल पे बात करें तो हम चांद पे जाने से पहले अपने जनता को, अपने लोगों को अगर हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो चांद पे जाने तो दूर की बात है, पहले बचेंगे तब चांद पे जाने की बात करेंगे। सर फेल कैसे हुए हम, फेल कौन हुआ? क्योंकि 100 साल बाद भी आज अगर लाशें गंगा में ही बहानी पड़ रही है, जलाने को जमीन नहीं है लास्ट राइट्स के लिए, तो हम किस जगह पर हैं? फेल हम अपने आप से ही हैं। फेल हम अपने आप से ही हैं कि हर बंदा जब अपने आप में ही लगा हुआ है कि आपको नहीं जरूरत है फिर भी आप ले रहे हो। कल के टाइम में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए था मेडिकल फील्ड में, आपको अभी भी उसी जगह पे खड़े हुए हो। आप अगर जरूरत है हमको 100 पेशेंट एडमिट करने की, हम 100 पेशेंट एडमिट कैसे कर रहे हैं, हम उस फील्ड से गुजर चुके हैं कि हमको कहाँ से प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है, हर चीज को मैनेज करना। इस सवाल का जो जवाब है मुझे लगता है कि वाकई में बहुत पेचीदा भी हो सकता है और बहुत खुलासा कहने में हमको सभी को मुश्किल होती है। सर इसमें एक जो चीज है जो मैं जानता हूँ, मतलब इस पूरे पेंडेमिक में या इस पूरी सफरिंग के अंदर, चाहे वो किसी एक इंसान की हो या पूरे समाज की हो, एक मेजर चीज जो रोल प्ले करती है वो है डाइट। जी और व्हाट कैन बी द डाइट प्लान फॉर अ पर्सन जो कि जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत कम पैसा या बहुत कम अवेलेबिलिटी है, उसको वो सारे चाहे वो इन्फेक्शन होने से पहले हो, इन्फेक्शन के साथ हो या इन्फेक्शन के बाद हो, ऐसा क्या डाइट प्लान है जो मतलब कम से कम उसकी जेब पे बोझ बनने उसे मिल सके आपके अकॉर्डिंग? जी अगर शुरुआत से बात करें तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लेनी तो जरूरी ही है। न्यूट्रिशियस डाइट में आप प्रोटीनियस डाइट कुछ भी ले सकते हैं। प्रोटीन्स आप अगर दाल खाते हैं दाल लीजिए, आप अगर अंडा खाते हैं अंडा लीजिए, अगर आप हरी सब्जी मिल पा रही है हरी सब्जी ले लीजिए। आप बीच में विटामिन सी की तरफ लोग भागना शुरू हुए थे, विटामिन सी अगर टेबलेट नहीं मिल पा रही है, आप 1 रुपए 2 रुपए में नींबू भी मिल जा रहा है, आप उससे भी काम चल सकता है। सिट्रिक एसिड उसमें भी होता है, सिट्रिक एसिड इसमें भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड वो भी है, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें भी मिल जाएगा। तो नो डाउट आपका डाइट न्यूट्रिशियस होना चाहिए, आपका डाइट प्रोटीनिशियस होना चाहिए। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लें, हरी साग सब्जी अगर मिलती है उसको लें, नींबू लें,
खास करके आप इस ड्यूरेशन में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तो गर्मी, दूसरा अगर लूज मोशन वोमिटिंग होना शुरू हो गई तो डिहाइड्रेशन को कवर अप कर पाना मुश्किल है। अगर कोविड के पेशेंट में खास करके अभी हमने 2-3 पेशेंट देखे यहाँ पे, कोविड के पेशेंट में फीवर के बाद में डिहाइड्रेशन होता है, वोमिटिंग या डायरिया हो गई। डिहाइड्रेशन के बाद में हमने देखा कि कुछ क्वैक्स, जिनको क्वैक्स ना कह के हम आज के टाइम में वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर ही हैं, उन्होंने कुछ ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाने के बाद में निमोनिया होने के चांसेस हो गए, और निमोनिया के बाद में पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो खास करके आप इस चीज को देखिए कि पेशेंट को ड्रिप देना है या नहीं देना है, इस चीज को निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद ही दीजिए। उसके पहले आप जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा इस ड्यूरेशन में लीजिए। जी सर, ये जो कोरोना है वो मतलब हर साल इस ही वक्त के या इसी फ्रेज में क्यों इतना पीक पकड़ता है? जब 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 मौसम चेंज होता है, मॉइस्चर बढ़ता है, तो वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड या बीमारियां खास करके बढ़नी, कुछ बीमारियां होती हैं। अगर हम जापानी इंसेफ्लाइटिस देखें या डेंगू देखें तो ये एक ड्यूरेशन में ही होता है। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर बढ़ेगा उतने ज्यादा वायरस बढ़ने के चांसेस होते ही हैं। इस मौसम में वैसे भी सर्दी जुकाम के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नो डाउट मौसम चेंज हो रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वायरल लोड तो बढ़ना ही है। और सर इसके लिए क्या प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए इस दौरान, जब ये हमें पता है कि इस वक्त ये वायरस जो है अपनी पीक पकड़ सकता है या मौसमी मिजाज जब बदलता है? इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मौसम गर्म ही है, आपको प्रॉपर हाइड्रेशन लेना है, प्रॉपर आपको पानी पीना है, आपको न्यूट्रिशियस डाइट या इम्यून बूस्टर ड्रग्स या एनर्जी बूस्टर जो आप ले रहे हैं उनको लेते रहिए। खास करके सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट जितना करा सकती है कराएगी, लेकिन खुद से आपको इस ड्यूरेशन में सोशल जितना कोशिश हो सके उतना ही बाहर निकलिए। निकलना भी है तो मास्क लेके ही निकलिए। अगर मास्क दोनों पहने हुए हैं, पूरी पब्लिक पहनी हुई है, तो ट्रांसमिशन के चांसेस कम ही हैं। सर एक सवाल जो कि ये है कि मैं थर्ड वेव जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये आ सकती है या आएगी, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी या फर्स्ट वेव आई थी उसने एक पर्टिकुलर तबके को या हम कहें कि बुजुर्ग वर्ग को उसने काफी अफेक्ट किया था, और ये जो सेकेंड वेव आई इसमें जो कि है हम जवान लोगों में ये काफी देखने को मिला, जो 20 से 30 या 40 के इस रेंज में है। तो अब क्या सर जो थर्ड वेव आएगी वो कितनी घातक हो सकती है हमारे लिए? थर्ड वेव आ रही है या थर्ड वेव आएगी जो लोग कह रहे हैं, वो अगर आएगी तो हाँ, और वो कब तक आएगी? किसी भी चीज को पहले से डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि थर्ड वेव कब आएगी, आएगी भी कि नहीं। इस पे डिबेट चल रहा है, बहस चल रही है कि थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। सेकेंड वेव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने का प्लान है कि वैक्सीनेशन से ज्यादा लोग कवर हो जाएं। अभी बिलो 18 ईयर वालों को अगर वैक्सीन लगना स्टार्ट ही हो जाएगी, अगर 18 ईयर के मोस्टली हम उनको कवर अप कर लेंगे। एबव 80 ईयर वाले हमारे कवर अप ही हो गए हैं। दूसरी चीज, थर्ड वेव में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों में आने के चांसेस होंगे। तो आज मोस्टली अगर हम देखें कि बच्चे ही केवल प्रोन नहीं होंगे उसके लिए। अगर इन्फेक्शन कोई भी होता है, खास करके अगर फर्स्ट पायदान पे हम रखें तो जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा कम है, खास करके ओल्ड पर्सन, या अगर यंग एज में ही देखें जिनमें खास करके कोई ना कोई कोमार्बिड कंडीशन है, उनमें ही फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, या वो वही ज्यादातर लीथल कंडीशंस में जा रहे हैं। अगर बच्चों में ऐसे कंडीशंस आते हैं भी है तो बच्चों में हम शुरुआत में ही एंटीपायरेटिक्स या इम्यून बूस्टर ड्रग्स देके हम उनको कवर अप कर सकते हैं। जी सर। सर एक सवाल आया है कि जी, इन हाउ मेनी टाइम इन बिल्ड हर्ड इम्यूनिटी आफ्टर टेकिंग सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन? तो वैक्सीन लेने के सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के कितने वक्त के बाद में वो जो बॉडी है उस हर्ड इम्यूनिटी के लिए तैयार हो जाती है? कोई भी वैक्सीन लेने के का ड्यूरेशन अगर माना जाए, अगर वैक्सीन फर्स्ट डोज ली गई, फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकंड डोज ली गई, सेकंड डोज लेने के बाद में हार्ड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी जो आती है उसमें मिनिमम 6 मंथ का टाइम होता है। कोई भी एंटीबॉडी बनती है उसमें 6 मंथ का टाइम लेती है वो। तो अबाउट 6 मंथ, 3 to 6 मंथ एंटीबॉडी बन ही जाती है।
तो हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो एंटीबॉडी तो पहले ही बन चुकी हुई है। ये मेमोरी सेल्स होती हैं जो हमको आगे उनको कवर अप करने का काम, उनको ले जाने का काम करेंगी। और सर ये जो फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में टाइम डिफरेंस अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता जी, इसके पीछे कारण ये रखा गया था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड पहले 4 वीक पे ही लगाई जा रही थी, बट ड्यूरेशन कोविशील्ड का बढ़ाया गया, क्योंकि जितनी ज्यादा जब देखा गया कि कोवैक्सीन का इफेक्ट अभी आ रहा है 4 वीक पे ही, उतना ही, क्योंकि केसेस कोवैक्सीन के 4 वीक पे नहीं बढ़े हैं और कोविशील्ड के केसेस बढ़े थे, तो इनको 6 to 8 वीक का करके रखा गया कि इससे अब केसेस जब 6 to 8 वीक पे लगना शुरू हुआ तो केसेस कम हो गए। जी। और सर जो वैक्सीनेशन, अगर मान लीजिए मुझे किसी इंसान को कोरोना पॉजिटिव है वो इंसान, और वो रिकवर होता है, तो उसे जी, मान लीजिए पहली डोज उसे लगी हुई है, तो उसे सेकंड डोज कब लगवानी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उस रिकवर हो चुका है, पूरे सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं, कम से कम 3 से 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए दूसरी डोज लेने का। अगर रिकवर हुआ है उसके बाद में 3 से 4 हफ्ते का गैप मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में जो वायरल लोड था या रिकवरी थी या पोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे उस पेशेंट में होते हैं, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक सेकंड डोज नहीं लेनी है। तो मिनिमम 3 to 4 वीक की क्राइटेरिया है। आफ्टर रिकवरी। जी सर। और सर अगर मान लीजिए किसी इंसान ने कोई रिकवर हो जाता है और उसके बाद उसे वैक्सीन कब लेनी चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट या सेकंड दोनों ही डोजेस नहीं लिए और मैं पॉजिटिव हूं, तो मेरी बॉडी में जो नेचुरली एंटीबॉडीज बनेगी वो कितने वक्त तक सरवाइव कर सकती है, और मुझे वैक्सीनेशन के लिए कब जाना चाहिए? अगर फर्स्ट डोज ले, अगर कोई भी वायरस इन्फेक्शन हुआ है, पॉजिटिव हम हुए हैं और उसके बाद में रिकवरी फेज खत्म हो चुकी है, तो वायरस खत्म होने के 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, 14 दिन के बाद में मिनिमम 3 वीक, 21 डेज, उसके बाद में ही आपको वैक्सीन लेनी है, क्योंकि जो भी वैक्सीन होती हैं दिस आर द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो जी। वैक्सीन लेने के बाद में एंटीबॉडी जब बनना शुरू होती है तो कुछ फेजेज होती हैं कि तब भी साइटोकिन्स बनते हैं और बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 to 3 वीक, 2 to 3 वीक का होना ही चाहिए, तभी वैक्सीन लेनी है। और सर नेचुरल जो एंटीबॉडीज बनती है अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर, तो उनका सर्वाइवल टाइम कितना रह सकता है? जी, अगर कोई भी किसी भी पेशेंट में नॉर्मल कोविड एंटीबॉडी बनती है तो उनको हम 14 डेज लेते हैं। 14 डेज बाद, इसीलिए हम प्लाज्मा डोनेशन की बात करते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हम 14 डेज का ड्यूरेशन लेते हैं। सर लोगों के अंदर अभी भी वैक्सीनेशन को लेके इतनी जो सोच है वो ब्रॉड नहीं हुई है, उन्हें लगता है कि अभी भी वैक्सीनेशन लेना सही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज जो उन्हें मोटिवेट कर सके कि वैक्सीनेशन सही है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज को। अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, मैं खुद वैक्सीन लेके 2 बार पॉजिटिव हो चुका हूँ। एक बार वैक्सीन लेने से मैं पॉजिटिव हुआ था, दूसरी बार मैं वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हुआ। रिकवरी बहुत फास्ट होती है, रिकवरी बहुत तेज होती है, हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो कह नहीं सकते कि कितना ज्यादा आपका इन्फ्लेमेशन जा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। हॉस्पिटल में बेड मिल नहीं रहे हैं, बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ड्रग्स नहीं मिल रही, दवाइयां मिल रही है तो डॉक्टर नहीं मिल रहे। तो कम से कम वैक्सीन लेने से हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं कि ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ना हमको मेडिसिन की, और ना ही हमको वेंटिलेटर की ही जरूरत पड़े। जी सर। सर जिस तरीके से मैंने देखा है कि कई लोग जो कि विदाउट मेडिकेशन और फिजिकल वर्कआउट के थ्रू कोविड से रिकवर हुए हैं, तो इसमें जी, जो इम्यूनिटी है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन की वो किस तरीके से कोविड से डील करेगा। तो सर उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी फिजिकल वर्कआउट्स या जो ऐसे जो जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं या बताते हैं जो कि वाकई में बॉडी के लिए अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन काफी हेल्पफुल हो। देखिए, अगर जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में फीवर या माइल्जिया की कंडीशन होती है, तो ना मैं ना पेशेंट कोई भी काम करने की कंडीशन में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जी। अगर उसमें माइल्ड इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो वर्कआउट वो कर सकता है, नो डाउट वर्कआउट करेगा। इम्यूनिटी उसकी अगर अच्छी है तो नो डाउट उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि माइल्ड केसेस तो हम पैरासीटामॉल से ही ट्रीट कर लेते हैं। माइल्ड जी। सिम्टम्स अगर है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, तो उनको
ज्यादा दवा की जरूरत ही नहीं है, वो पैरासीटामॉल और इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग से ही सही हो जाते हैं। जी सर। सर मैं खुद की बात करूं, जब मुझे कोरोना हुआ था तो आफ्टर इन दैट पीरियड ऑफ मंथ मैं मुझे कोई ऐसा फिजिकल वो नहीं था, वीकनेस या कुछ नहीं थी, बट आफ्टर पोस्ट कोरोना पीरियड फॉर अराउंड 3 to 4 months मेरी बॉडी बहुत वीक हुई थी। अराउंड मैंने 7 से 8 किलो वजन लॉस कर दिया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिकॉज इन ड्यूरिंग कोविड मुझे बॉडी में जी हार्डली कोई पेन या कुछ वीकनेस आई थी, but after that for post 3 to 4 months I became so weak। तो ये पोस्ट कोरोना सिम्टम्स देखिए होता इतने सीवियर क्यों है? पोस्ट कोरोना सिम्टम्स जब भी कोई फीवर होता है, अगर वायरल डिजीज देखें तो वायरल डिजीज के सिम्टम्स की हम बात किए हैं कि माइल्जिया, आर्थराल्जिया या फीवर जो भी है, जब ये खत्म होते हैं तो बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम था वो वीक हो चुका होता है। जब भी फीवर आता है या कोई साइटोकाइन स्टार्म की कंडीशंस आती हैं तो हमारे मीडिएटर्स निकल चुके होते हैं। हम उस ड्यूरेशन में दवा कुछ भी लेते हैं, चाहे एंटीबायोटिक लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं या पेन किलर्स लेते हैं। हर ड्रग का अपना अपना रोल होता है। खास करके कोरोना के केसेस में स्टेरॉइड की ड्रग मोस्टली दी ही जाती है। जब भी दी जाती है तो वीक होने के चांसेस होते हैं। पोस्ट कोरोना पीरियड में मेंटली भी, क्योंकि आइसोलेटेड में या क्वारंटीन पीरियड में वो काफी अकेला हो जाता है, वो लोगों से मिलता नहीं है, तो एक उसका डिप्रेसिव स्टेट उसके अंदर आ जाता है। तो खास करके अगर कोरोना पेशेंट है तो उसको इग्नोर ना करिए कि भैया एकदम अछूतों की बीमारी है, उससे बोलना नहीं है, बतियाना नहीं है, घर में कैद कर दिए। वो भी आपका परिवार का सदस्य है, आप उसको एक परिवार की नजर से देखेंगे तो सब कुछ। हमने तो ऐसे कंडीशन देख रहे हैं कि कोरोना पेशेंट एडमिट हो जा रहा है हॉस्पिटल्स में, माँ बच्चे को छोड़ के चली जा रही है। जी ऐसी कंडीशन आ चुकी है। तो आप पेशेंट को पेशेंट ना मानिए, आप उसको एक परिवार का सदस्य मानिए। तो आप उसको एक मोटिवेट करिए। खास करके मैग्नीशियम, अगर पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, इनको देने से काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। जो और पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, खास करके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमको देखने को मिलती है आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, तो उनको अगर ब्रोंकाइटिस मिल रहा है तो आप एंटीबायोटिक उनको एक डोज एंड ड्यूरेशन में दे दीजिए, वो सही हो जाएगी। सर, कुछ डॉक्टर्स से मेरी बात हुई थी और कुछ दोस्तों के जिनके टेस्ट हुए थे, तो उन्हें डॉक्टर्स ने डी माया टेस्ट और सी क्रिएटिव टेस्ट के लिए कहा था। तो वो ये टेस्ट क्या है बेसिकली? देखिए टेस्टिंग की बात करें तो खास करके अगर हम टेस्ट का पैनल बनाते जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट हैं। डी माया टेस्ट या सी क्रिएटिव टेस्ट जितने हैं, सी क्रिएटिव टेस्ट खास करके हम इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स के लिए ही कराते हैं। आपके पास जो हमने बताया खास करके 3C, आपको उन्हीं को याद रखना है। आप सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं। आप चाहे जितने टेस्ट कराएंगे, कोरोना, सीआरपी, सीबीसी, अगर ये 3 टेस्ट आपने करा लिया, आप कोविड से, खास करके कोविड से मैं गारंटी लेता हूं कि आप सही होंगे, 100% सही होंगे। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में, सीआरपी से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना है, अगर शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट मिल गया तो कोरोना चांसेस होने के सही होने के चांसेस 100% है। जी सर, अब मैं कुछ आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि जैसे जो पोस्ट कोविड की ड्यूरेशन में मेंटल हेल्थ जब अफेक्ट होती है तो उसमें जी उस समय दवाई कोई काम नहीं कर सकती उस जी मेंटल हेल्थ से और उस ट्रॉमा से निकलने में। तो उस समय आदमी, क्योंकि लोग अभी भी उस सोच के साथ, मुझे भी याद है जब मैं मेरे घर में था तो आस पड़ोस के लोग, या जब क्योंकि मुझे सितंबर 2020 में कोरोना हुआ था, तो उस वक्त लोग ऐसे देखते थे जैसे कि कोई बहुत बड़ी बीमारी के साथ मैं जूझ रहा हूँ। तो उस वक्त और उस प्रेशर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कोई दवाई आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो उस समय आदमी ऐसा क्या करे पोस्ट रिकवरी में भी कि वो खुद का जो मनोबल है वो उस तरह से बढ़ा के रखे? देखिए चाहे कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, खासकर कोरोना हो या अगर बात करें हम, चाहे कैंसर हो, कोरोना हो या किसी भी बीमारी को ले लीजिए, डेंगू हो, बुखार हो, किसी भी बीमारी में फैमिली का मेन रोल होता है। अगर जी फैमिली के साथ में है, आप कितनी ज्यादा आपको मोटिवेशन मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा है, तो अकेलापन नहीं रहता। जितना ज्यादा आप अकेलेपन में रहेंगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। किसी, चाहे मैं हूं या आप हो,
खास करके जितने आप डिप्रेशन के पेशेंट देखेंगे वो अकेलेपन से ही जूझते हैं। पोस्ट कोविड में खास करके पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम्स मिलते हैं। उस ड्यूरेशन में इतना ज्यादा अकेलापन पेशेंट में आ जाता है कि ना आगे है, कोई मर गया तो घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेहरा लास्ट तक कोई नहीं छुएगा, ऐसे ऐसे ख्याल पेशेंट के मन में आते हैं। आप अपने जी पेशेंट को, पेशेंट अपने आप को बचाइए बस, बट पेशेंट को एक घर का सदस्य समझिए। अगर उसको उस नजर से देखेंगे तो खास करके उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। अपने अगर अकेलापन उसे लग रहा है तो अपने दोस्तों से बात करे, मूवी देखे, जो चीजें अच्छी लग रही है वो करे। काफी वेब सीरीज भी आ गई हैं टाइम पास के लिए। घर के सदस्यों से बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मैंने तो अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर रखे हैं। मैंने अपने कांटेक्ट नंबर खास करके 8005405170 मैंने अपना शेयर कर रखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कहीं पे भी, उस नंबर पे आप तुरंत मैसेज करिए। जितनी हेल्प हो सकेगी हम तुरंत ऑनलाइन आपकी मदद करेंगे। जी सर। सर अगर आपने जो बात कही है मैं उससे पूछूंगी, आरोग्य अभिलाष के बारे में बताइए। आप जो टेली जी कंसल्टेंट का जो मुहिम आपने चला रखी है उसके बारे में। जी, आरोग्य अभिलाष मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, उन्हीं के नाम पे हमने शुरू किया है, डॉक्टर राम अभिलाष मिश्रा। उन्हीं के नाम पे हमने अभिलाष आरोग्यम संस्था की शुरुआत कर रखी है। इस संस्था के माध्यम से हमने 400 से ज्यादा पेशेंट को हमने घर बैठे कोविड के पेशेंट को खास करके ट्रीट किया हुआ है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने वाले थे हमने वेंटिलेटर से उनको बचाया। एक केस ऐसा हुआ कि आपके दिल्ली में ही डीयू का एक लड़का था, नाम मैं नहीं बताऊंगा। उस लड़के की मम्मी थी, मम्मी उसकी कोविड की पेशेंट थी, उसको डायबिटीज था, डायबिटीज उनका 500 के ऊपर जा रहा था ब्लड शुगर। मैंने उनको इंसुलिन दिलाई, इंसुलिन से पेशेंट सही भी हुआ। मैंने एक इंजेक्शन लिखा, वहां के कौन से डॉक्टर थे क्या थे, उन्होंने वो इंजेक्शन ना दे करके मना कर दिया कि जिस डॉक्टर से आपने लिखा है आप उन्हीं डॉक्टर से करिए। खास करके मैं ऐसे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करिए। पेशेंट पेशेंट की तरह नहीं, उसको परिवार का सदस्य समझिए। जी वो बिल्कुल। पेशेंट, पता चला मुझे तीसरे दिन पता चला कि पेशेंट एक्सपायर हो गई दवा न मिलने की वजह से। ऐसी चीजें खास करके ना करिए। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप बताइए, कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, बट दवा के भाव में अपने परिवार को मत खोइए। जी बिल्कुल सही बात है। और लोगों से निवेदन है जो सर से कंसल्टेंसी के लिए बात करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स जो है वो उन्हें डिस्प्ले पे देखने को इस वक्त मिल रही होगी, वो आप सभी के सामने है। सर से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि नीचे सर के बारे में लिखा है, सर का ईमेल एड्रेस है, सर का मोबाइल नंबर है, इस पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर का कि सर ने इस तरह की जो मुहिम छेड़ रखी है लोगों की मदद करने के लिए। और ऐसी ही एक मुहिम हमारी टीम ने भी छोड़ रखी है जिसका नाम है हिंद फाउंडेशन, जो कि मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है का खाना खिलाने के लिए, ताकि क्योंकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। और उसका डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे फोन नंबर है, उस पर आप यूपीआई कर सकते हैं और भी किसी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। मैं अनवॉइस मीडिया से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक जो भ्रांति आज के टाइम में सबसे ज्यादा आ चुकी है कि कोविड और टाइफाइड के बीच में, ये आप चाहे पोस्टर या बैनर के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू इसको भ्रांति को दूर करने की कोशिश कराइए कि कोविड, अगर टाइफाइड पॉजिटिव भी आता है तब भी आप उसको कोविड ही मानिए। अगर एक भी बंदा टाइफाइड की वजह से मरता है या फीवर की वजह से मरता है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। जी सर। सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देखें और शेयर करें, टाइफाइड उनके परिवार में या किसी को भी है तो समझ। मैं साथ ही लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं या कोविड से पोस्ट कोविड रिकवरी है, आप हमारी वेबसाइट हमारे एनजीओ स्वत्व फाउंडेशन संस्थान पर जा सकते हैं और अपने प्लाज्मा डोनेट करके कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर का हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए, लोगों को ये बातें बताने के लिए जो कि उन्हें इस वक्त इस परिस्थिति में जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको आपकी इस मुहिम के लिए, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को भला कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, हम सब देख रहे हैं। और हमारे मन में आपके लिए जो इज्जत है, जो प्यार है, वो सदा इस तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि और हम भी चाहते हैं कि जितना से जितना हो सके हम लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद मैं अनवॉइस मीडिया को देना चाह रहा हूँ, खास करके जो एक मुहिम छेड़ रखी है हिंद ट्रस्ट के थ्रू, जो आप लोग गरीबों को, खास करके गरीब
मजदूरों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। अगर उसके थ्रू आप उन लोगों को अगर जरूरत पड़ती है अभिलाष आरोग्यम की, आप इसके थ्रू आप जरूर बताइए, कोशिश की जाएगी कि उनकी मदद की जाए। खास करके इसके जो फाउंडर हैं केतन जी, केशव जी और अतुल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अविरल जी जिन्होंने पूरा पूरा सहयोग किया कि ये एक बार हो सके कोविड के लोगों के पास एक जानकारी जा सके। और जाते जाते मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस शाम का अपने अंतिम चरण, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मन मस्तक उधर सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और इसी तरह कदम कदम बढ़ाकर हम सभी लोग इस कोरोना की जंग को जीतेंगे और वापस उस जगह पहुंचेंगे जहां हम पहले थे, और एक स्वस्थ और निरोगी भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवॉइस मीडिया परिवार की तरफ से आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। शुक्रिया। थैंक यू।